तो चलिए हम एनाटॉमी वाला पार्ट भी अब आज रिकॉर्ड कर ही लेते हैं और समझ लेते हैं एनसीईआरटी के लेवल पे, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी। किधर गया पेन? तो ये लोग कह रहे हैं यू कैन वेरी इजीली, हाँ ऊपर कौन सा पेज है? यू कैन वेरी इजीली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज and variations in the external morphology of larger living organism। कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े जीवित प्राणी हैं उनमें आप एक्सटर्नल सिमिलरिटीज को इजीली देख सकते हैं स्ट्रक्चर्स की, यानी उनकी जो संरचनाएं हैं उनमें जो समानताएं हैं या नहीं हैं उसको इजीली स्टडी कर सकते हैं बाहरी लेवल पर, आकारिकी के लेवल पर, ठीक है, बोथ प्लांट एंड एनिमल, सब में जो बड़े बड़े प्राणी हैं उनकी। तो अब इसी चीज को इट इज नॉट इजी टू सी कर दिया पहली लाइन में। क्या कर दिया? इट इज नॉट इजी टू सी एंड विजुलाइज द स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एंड वेरिएशन इन द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फॉल्स हो गया, खेला गया यहां पर भी। तो अपन को हर एक वर्ड पे, हर एक लाइन पे सोचते रहना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली, इसी प्रकार इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर हमें आंतरिक संरचनाएं पढ़नी है इसी तरह, तो वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटी, और उसके साथ साथ अंतर, डिफरेंसेस। तो हम अंदर की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, वहां भी बहुत सारी सिमिलरिटी दिखेंगी और डिफरेंसेस दिखेंगे, ठीक है। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूस टू इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स, ठीक है। कार्यात्मक संगठन को दर्शाता है आंतरिकी के अलावा, अंदर की संरचनाओं के अलावा उनके कार्यात्मक संगठन को है। समझ में आया? देन स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। प्लांट सेल्स हैव बेसिक यूनिट, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। ये तो हम जानती हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। ऑब्वियसली रूट में अलग स्ट्रक्चर होगा, अंदर स्टेम में अलग होगा, लीफ में अलग होगा, तो अलग अलग ऑर्गन में अंदर से अलग अलग होगा। अब इसमें ऐसा बोल दे, इन सेम प्लांट डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्लांट विल शो स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी एट एनाटॉमी लेवल। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, दे आर डिफरेंट। और आप सोचो कि सेम प्लांट की बात चल रही है, सर जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं वो, एक्स्ट्रा दिमाग लगाएंगे अपन, राइट? आया समझ में? और फिर क्या लगेगा, सर जेनेटिकली तो आइडेंटिकल हैं, होना चाहिए ना स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी। नहीं, वो एक ही प्लांट के रूट, स्टेम और लीफ के अंदर के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, कैसे सेम होगा? आप पूरे टीएस पढ़ चुके हो, आप शांत दिमाग से सोचो तो आपको समझ में आ जाएगा। पर एग्जाम में जब ये लाइन आती है तो लगता है हाँ कुछ तो जेनेटिकली आइडेंटिकल है, ऐसा डाल भी दो आप, और स्यापा हो गया। तो यही पहले ही पैराग्राफ में अपन ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जहाँ पर एक आध दो जगह ऐसा डावाडोल हो सकता है कि आपने ध्यान नहीं दिया और एक्स्ट्रा सोचा तो फंस सकते हो। डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन इंटरनल स्ट्रक्चर। नाउ विद इन एंजियोस्पर्म यानी पुष्पीय पादपों में मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री आर ऑल्सो सीन एनाटॉमिकली डिफरेंट। ये तो सिंपल है, इसमें तो नहीं फंसोगे, सिमिलर बोला तो तुम पहचान लोगे, तो गलत ही है। इंटरनल स्ट्रक्चर यानी आंतरिक संरचनाएं और भी कुछ चीजें बताती हैं। क्या? एडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरनमेंट, यानी विविध प्रकार के पर्यावरण में किस प्रकार की वेरिएशन उसकी वजह से आई, उसके हिसाब से कौन सी एडेप्टेशन आई, यानी उसके हिसाब से लोगों ने कैसे एडेप्ट किया, सीखा चीज़ों को प्लांट्स ने, वो भी हमें दिखाते हैं। ये तो बराबर है ना? तो अगर इसमें ये स्टेटमेंट दे कि व्हेन वी स्टडी एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, डाइकॉट्स एंड मोनोकॉट्स, इट गिव्स अस आइडिया ओनली अबाउट देयर टिश्यू एंड टिश्यू सिस्टम बट नॉट अबाउट देयर एडेप्टेशन टू डाइवर्स हैबिटेट्स। फॉल्स। आया समझ में? इन चीजों तक को हमें सोचना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द टिश्यू सिस्टम, we were discussing type of tissue based on the cells present, ठीक है। Let us now consider how tissue depend on their location in the plant body. So their structure and function would also be dependent on the location. Obvious सी बात है,
स्ट्रक्चर और जो फंक्शन है वो उसकी लोकेशन पे निर्भर करना ही करना उस प्लांट में। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट बन सकता है, द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सिमिलर टिश्यू इन डिफरेंट लोकेशन विल नॉट वेरी इन प्लांट, इन अ प्लांट, इन सेम प्लांट। फॉल्स हुआ, फॉल्स हुआ ना। ऐसी बातों पे भी गौर करना है। लगेगा सब कुछ ठीक ही तो है, इसमें गलत क्या है, और वो गलत है। इन्हीं बातों पे, छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है। दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड, ग्राउंड को ही फंडामेंटल बोलते हैं, एंड वेस्कुलर या कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, यानी संवहनी ऊतक सिस्टम, ग्राउंड या फंडामेंटल आधारभूत ऊतक संगठन सिस्टम तंत्र, और एपिडर्मल यानी अधिचर्म कोशिकाओं का ऊतकों का तंत्र। नाउ फर्स्ट उन्होंने वही स्टार्ट करा है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको हम कहते हैं अधिचर्म कोशिकाओं का या ऊतकों का तंत्र। उसमें सारी स्किन लेवल की सारी सेल्स और टिश्यूज आ जाएंगे। एक एक करके पढ़ते हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी, राइट। सबसे बाहर का सिस्टम यही है, चर्म यानी क्या होता है, स्किन, एपिडर्मल। नाउ एंड कंप्राइजेस एपिडर्मल सेल, क्या क्या आता है, एपिडर्मल सेल आता है, स्टोमेटा आता है, एपिडर्मल अपेंडेजेस आते हैं। अपेंडेजेस मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो बाहर निकले होते हैं, वो कौन कौन है, वो स्टेम के हेयर को ट्राइकोम बोलते हैं, रूट के हेयर को हेयर सी बोलते हैं, या पिलाई बोलते हैं, पिलाई फेरस लेयर हो जाती है वो। एपिडर्मिस इज द मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्राइमरी प्लांट बॉडी। जो प्राथमिक प्लांट बॉडी है उसमें एपिडर्मिस जनरली सबसे बाहर की बॉडी होती है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड, लंबी लंबी सी, कॉम्पैक्टली पैक्ड। क्यों कॉम्पैक्टली होंगी, रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप स्किन की सेल हो, अगर आप में गैप हुए तो कोई भी अंदर इजीली अंदर घुस जाएगा, इन्फेक्शन कर देगा। तो आपको कॉम्पैक्टली यानी टाइटली पैक होने की जरूरत है ही, लॉजिकली है, ठीक है। जो कि कंटिन्यूअस लेयर बनाती हैं, आप गैप नहीं अलाउ करोगे, तो ये कंटिन्यूअस लेयर है। एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर। कैसे होते हैं ये, हक से सिंगल, यूजुअली बोला है, ऑलवेज नहीं है, क्योंकि डेजर्ट प्लांट में मल्टी लेयर्ड आपको मिलेगी एपिडर्मिस, ठीक है। डेजर्ट वाले प्लांट में, जीरोफाइटिक प्लांट, गर्मी वाले प्लांट में। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमेटस, किसकी बनी होती हैं, पैरेनकाइमा की। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, मृदुतक, है ना, मृदुतक से बने होते हैं। विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक लाइनिंग द सेल एंड लार्ज वैक्यूल। अगर आपको याद हो तो मैंने पैरेनकाइमा का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, उसमें यही बताया था, आइसोडायमेट्रिक गोलाकार सेल, बड़ा सा वैक्यूल, पेरीफेरी पे साइटोप्लाज्म और पेरीफेरी पे न्यूक्लियस। याद आ रहा है, तो वही चीज इनडायरेक्टली यहाँ कवर हो गई ना, वो पढ़ा था तो फायदा आएगा, रिपीट जैसा लगेगा, है ना। द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक कॉल्ड क्यूटिकल। बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्यूटिकल जिम्नोस्पर्म में, है ना, विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, पानी के लॉस को रोकता है, यानी वाष्पोत्सर्जन को रोकता है। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट। कॉमन सेंस है यार, रूट्स को तो पानी अंदर लाना है, आप उसके चारों तरफ वैक्स लगा दोगे तो पानी अंदर आएगा ही नहीं, तो रूट की एपिडर्मिस में ये नहीं होता है, ठीक है। स्टोमेटा, फिर दूसरे स्ट्रक्चर की बात चल रही है, हो गया पहला स्ट्रक्चर बेसिक खत्म। स्टोमेटा वो स्ट्रक्चर होते हैं विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और यंग स्टेम में भी होते हैं। यहां लीव्स लिखा है लेकिन कुछ यंग स्टेम में भी स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन का मतलब है वाष्पोत्सर्जन, पानी का जाना, और गैस का एक्सचेंज। इसलिए अपन स्टोमेटा को बहुत इंपॉर्टेंट आदमी मानते हैं। अगर आप पूरा ही बंद कर दोगे तो CO2 नहीं आएगी तो खाना नहीं बनेगा, पूरा ही खोल दोगे CO2 आएगी, खाना बनेगा, लेकिन पानी उड़ जाएगा। तो इसको रेगुलेट करना बड़ा ज़रूरी है, इसको मैनेज करना ज़रूरी है, और हर प्लांट ने अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से इनको रेगुलेट कर रखा है। ईच स्टोमेटा या स्टोमा या ओपनिंग या माउथ इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड, किडनी बीन यानी राजमे के शेप की गार्ड सेल्स होती हैं, लेकिन ये डाइकॉट की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, डाइकॉट, द्विबीजपत्री पादप, ठीक। विच एनक्लोजेस स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा का जो पोर होता है उसको वही कवर कर रहे होते हैं। कौन, राजमे के शेप के, किडनी बीन शेप के गार्ड सेल्स, द्वार कोशिकाएं बोलते हैं, ठीक है। नाउ इन ग्रासेस, अब मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। ग्रासेस गार्ड सेल्स आर डम्ब
बेल शेप। मंद बुद्धि घंटी के शेप के होते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। डंबल एक साथ बोलना है, डंबल, वो वाले डंबल, ठीक है, उसके शेप के होते हैं। आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, ध्यान दीजिएगा, गार्ड सेल की आउटर वॉल जो होती है विच इज अवे फ्रॉम द पोर आर थिन, पतली होती है, लेकिन इनर वॉल कैसी होती है, जो अंदर की तरफ होती है, हाईली थिक। मैंने लॉजिक के साथ बताया था, याद हो तो, ठीक है, ऐसा वाला बना के कि यहां पर आपको थिक वॉल, अंदर की वॉल थिक रखनी पड़ती है क्योंकि इस पे प्रेशर पड़ता है खुलने के टाइम पे, इस डायरेक्शन में सेल्यूलोज के फाइबर इसको खींच रहे होते हैं। ये आउटर वॉल है, आउटर वॉल कैसी होती है, पतली, लेकिन ये अंदर की वॉल है, अंदर की तरफ की जो स्टोमेटा के पोर के पास है, इनर वॉल, वो कैसी है, मोटी है। क्यों? क्योंकि इसी को खींचा जाता है। अगर ये पतली होती तो ये टूट फूट जाती प्रेशर पड़ते ही, राइट। इस पे कोई प्रेशर है ही नहीं तो ये पतली सी है। तो जनरली आउटर वॉल थिक होती है हर जगह, लेकिन यहां आउटर वॉल थिन है और इनर वॉल थिक है। बात समझ में आई? तो उल्टा है आर्किटेक्चर, क्योंकि इसका बनावट अलग है, इस पे प्रेशर अलग जगह पड़ रहा है, जहां प्रेशर पड़ रहा है उसको थिक रहना जरूरी है, ठीक है। द गार्ड सेल पजेस क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट है, यानी क्या बाकी एपिडर्मल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं है? हाँ, नहीं है, नहीं है, यही कहना चाह रहे हैं वो, ठीक है। द नॉर्मल एपिडर्मल सेल्स लैक क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल स्पेशल सेल है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है। एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, गार्ड सेल ही ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करता है, उसको नियंत्रित करता है, द्वार कोशिकाएं। समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, यानी आसपास की, उसके आसपास की, गार्ड सेल के आसपास की, बिकम स्पेशलाइज्ड एंड शेप एंड साइज में, जिनको हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल, एसेसरी सेल, सब्सिडरी सेल, मदद करने वाली कोशिकाएं। तो गार्ड सेल के पास अपन ने बनाई थी ऐसी सेल, सब्सिडरी सेल, ये वाली, जिनके थ्रू आयंस का एक्सचेंज होता है, H+ K+ एक्सचेंज मैंने बताया था आपको। उसकी वजह से गार्ड सेल के अंदर पानी जाता है और उसकी वजह से गार्ड सेल फूल जाती है और फूलते ही वो खुल जाती है। याद आ रहा है कुछ? और रात को इसका ऑपोजिट होता है, रात को सारा पानी वापस सब्सिडरी सेल में चला जाता है तो वो फुस हो जाती है, तो बंद हो जाती है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रिलेटेड टू लाइट, दिन में खुलते हैं, रात को बंद होते हैं, ठीक है। स्टोमेटल एपर्चर, यानी स्टोमेटा का जो एपर्चर था वो गार्ड सेल यानी पोर, फिर द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल एंड सराउंडिंग सब्सिडरी सेल, जो बाजू वाली सब्सिडरी सपोर्टिंग सेल हैं, ये सारे मिलके आपका कहलाते हैं, ये और ये कहलाते हैं स्टोमेटा का पूरा तंत्र, एपरेटस, ठीक है। आ गया समझ में? तीनों चीज आ गई, खुद पोर, स्टोमेटा जिसको हम कहते हैं वातरंध्र, फिर द्वार कोशिकाएं और सब्सिडरी सेल यानी सहयोगी कोशिकाएं जो पास वाली हैं, वो तीनों मिला के स्टोमेटा का एपरेटस है। समझ में आ गया? डाइकॉट के अंदर राजमे के शेप के, मोनोकॉट के अंदर डंबेल शेप के, अंदर की वॉल थिक वॉल क्योंकि प्रेशर पड़ता है, बाहर की वॉल पतली वॉल क्योंकि कोई लोड नहीं है उसको। सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं जो रेडियली अरेंज होते हैं, ऐसे रेडियस पे, त्रिज्या की दिशा में, ताकि उसको खींच पाएं, राइट। और खींचने पे प्रेशर पड़े इनर पे और वो खुल जाए। कब खुलेगा? जब उसमें पानी आएगा। पानी कब आएगा? जब दिन होगा, दिन में खुलेंगे, रात को बंद होंगे। डन? काफी इतना, आगे बढ़ते हैं। ये वही डायग्राम है डाइकॉट का, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट गोल गोल बनाए भी हैं, ठीक है। यहाँ बनाए नहीं है लेकिन इनकी भी गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इससे पहले कोई पूछे कि सर वो क्लैरिटी नहीं हो रही है हमें, क्योंकि डायग्राम में नहीं दिखाया हुआ है। हैं, क्रॉस चेक किया हुआ है, हैं। कहाँ पर? गार्ड सेल तो दोनों की, मोनोकॉट डाइकॉट की क्लोरोप्लास्ट रखती है, तभी वो उससे रिलेटेड है ओपनिंग क्लोजिंग में, ठीक है। स्टोमेटल पोर समझ में आ गया, गार्ड सेल आ गया, क्लोरोप्लास्ट होते हैं और सब्सिडरी सेल्स, बाजू वाली सेल्स और एपिडर्मल सेल, उसके अलावा जितनी भी सेल्स हैं उसको इन्होंने एपिडर्मल अधिचर्म कोशिकाएं बताया हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत? कौन सा डायग्राम किसका है वो तो क्लियर ही है, डाइकॉट और मोनोकॉट। नाउ सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स। अब हेयर्स की बात हो रही है ना, यहां पर अनिल कपूर के फेवरेट मॉर्फोलॉजिकल फिगर की बात हो रही, हेयर्स, ठीक है। द रूट हेयर्स, अभिनव बस्सी भी परेशान है। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर, एक कोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं? एक कोशिकीय, सिंगल, ठीक है।
एंड एपिडर्मल सेल से ही बनते हैं, तो आप उसको क्या बोलोगे, इंडोजीनस इन ओरिजिन या एक्सोजीनस इन ओरिजिन? एंडोजीनस, वेरी गुड, गलत, एक्सोजीनस। एपिडर्मिस बाहर के टिश्यू हैं, उससे बन रहा है, तो एंडोजीनस बोल रहे हो। वाह वाह वाह, मॉर्फोलॉजी में, अबे नालायक, खुद की बेवकूफ बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, ये वो है। नाउ एंड हेल्प टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, इनका यही काम है रूट हेयर्स का। इनको अपन माइक्रोविलाई ऑफ द रूट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर ऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। पानी और मिनरल को खींचने के लिए क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी और मिनरल खींच पाएँ। अगर ये स्ट्रक्चर है तो ऐसे फिंगर लाइक होते हैं, ताकि यहाँ से भी पानी खींच पाएँ, यहाँ से भी 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 खींच पाएँ। पानी और मिनरल को जितना ज़्यादा खींचा तो दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, ताकि ऐसा ऐसा बना के सरफेस एरिया से ज़्यादा पानी और खनिज को खींच पाएँ, अवशोषण कर पाएँ। फिर आते हैं स्टेम पे। स्टेम के ऊपर एपिडर्मल हेयर होते हैं, उनका दूसरा नाम होता है ट्राइकोम बोलते हैं। ट्राइको वर्ड इज रिलेटेड टू फिलामेंटस स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। ट्राइकोम वर्ड अपन बहुत सारी जगह देखते हैं, नॉस्टॉक के फिलामेंट को ट्राइकोम बोलते हैं, ठीक है। यहां पर भी ट्राइकोम वर्ड आता है, स्टेम के हेयर को ट्राइकोम बोलते हैं। बैक्टीरिया के फ्लैजिला को भी ट्राइकस बोलते हैं, ए ट्राइकस, पेरीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोकोट्राइकस। ट्राइकस या ट्राइकोम इज फॉर हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तंतुनुमा संरचनाओं के लिए ट्राइकोम वर्ड कॉमनली बायोलॉजी में इस्तेमाल होता है। नाउ ट्राइकोम्स इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। यूजुअली कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। रूट हेयर हमेशा यूनिसेलुलर, स्टेम के हेयर्स मोस्टली मल्टीसेलुलर। हमेशा नहीं बोला है, हमेशा बोलते ही गलत है, क्योंकि यूनिसेलुलर भी होते हैं इसलिए। दे मे भी लिखा है, ऑलवेज नहीं लिखा है। मे बी ब्रांच्ड, यानी उसी हेयर्स में ऐसी शाखाएं हो सकती हैं, ब्रांचिंग हो सकती है, और अनब्रांच ना भी हो, उनकी मर्जी। दे मे बी सॉफ्ट, वो सौम्य हो सकते हैं। दे मे बी स्टिफ, कड़क हो सकते हैं। दे मे इवन बी सिक्रीटरी, वो हो सकता है श्लेष्मा या म्यूकस जैसा चिपचिपा पदार्थ सिक्रीट करें कि कीड़े वहां पे जाके ट्रैप हो जाएं, फंस जाएं और वो उसको नुकसान भी ना पहुंचा पाएं। ट्राइकोम हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टोमेटा के ऊपर कई बार ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर उसको कवर कर देते हैं, तो स्टोमेटा को डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होने देते, तो उससे पानी के लॉस को रोक सकते हैं। मैं भी अपना जीरोफाइटिक एरिया से आते हैं हम लोग। हाँ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जो बेसिक फंडामेंटल आधारभूत टिश्यू सिस्टम है, जो सबसे ज़्यादा है। एपिडर्मिस को छोड़ दो, एपिडर्मिस पे जो स्किन पे सेल्स हैं उसको छोड़ दो, और वेस्कुलर टिश्यू यानी संवहनी ऊतक को छोड़ दो, तो जो कुछ बचता है वो क्या कहलाता है? ग्राउंड टिश्यू, सब कुछ। तो देखिए क्या क्या, ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल आर ग्राउंड टिश्यू। ईटीएस और वीटीएस को छोड़ दो तो सब कुछ जीटीएस है। जीटीएस यानी ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? सिंपल टिश्यू भी आते हैं, जैसे पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, मृदुतक, स्थूल कोणोत्तक, दृढ़ोत्तक, सब आते हैं। दृढ़ोत्तक, दृढ़, कठोर। पैरेनकाइमेटस आर यूजुअली प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स। जो कॉर्टेक्स एरिया है उसमें जनरली पैरेनकाइमा पाए जाते हैं, मृदुतक पाए जाते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? पेरिसाइकल में भी जनरली, पिथ में भी जनरली, मेडुलरी रे में भी जनरली, एंड प्राइमरी स्टेम, प्राथमिक तने और जड़ में भी। यानी मेजरली सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? तो मैंने पैरेनकाइमा के अंदर लिखवाया होगा, आप देखना, फंडामेंटल टिश्यू, सबसे एबंडेंट टिश्यू लिखवाया है ना, इसलिए लिखवाया है, बोल रहा है एनसीईआरटी इनडायरेक्टली। फिर ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स कॉल्ड मीजोफिल। कहाँ पर? पत्तियों में। पत्तियों में अपन जानते हैं ग्राउंड टिश्यू किसका होता है? मीजोफिल का, पढ़ चुके हैं अपन, राइट। क्या काम करेगा? क्लोरोप्लास्ट, पत्तियां हैं तो क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट होगा तो क्या करेगा? खाना बनाएगा, फोटोसिंथेसिस। चलो वीटीएस पे आते हैं, वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पे। ये रहा,
ठीक। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में कॉम्प्लेक्स टिश्यू आते हैं, यानी हिंदी में बोलें तो जटिल ऊतक आते हैं। क्यों बोलते हैं कॉम्प्लेक्स? क्योंकि एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। क्योंकि जाइलम और फ्लोएम की बात चल रही है। जाइलम में जाइलम का पेरेनकाइमा भी है और जाइलम में फाइबर भी है जो कि स्क्लेरेनकाइमा है। तो पेरेनकाइमा भी है और स्क्लेरेनकाइमा भी है, तो एक से ज़्यादा प्रकार की कोशिकाएं हैं कि नहीं है? वेरी गुड। तो फिर अपन इसको क्या बोलेंगे? जटिल, कॉम्प्लेक्स। फ्लोएम एंड जाइलम प्रेजेंट होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल। एक वेस्कुलर बंडल किसको बोलते हैं? बंडल बना के रख देते हैं जिसमें आता है जाइलम और फ्लोएम। ठीक है। फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फूड। फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? फ फॉर फ्लोएम, फ फॉर फूड। वेरी गुड। नाउ इन डाइकोट स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। डाइकोट के स्टेम में कैम्बियम होती है कि नहीं होती है? अपन उसको क्या बोलते हैं? कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन। कैम्बियम होने से ओपन, क्योंकि रास्ते में गैप होता है। और कैम्बियम नहीं होगी तो आप बोलेंगे कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, पैक है, कोई गैप नहीं है कैम्बियम का। ठीक है। कौन होता है कैम्बियम? जहां जहां हम अपने सिलेबस में कैम्बियम देख रहे हैं वो हर बार उसको रिप्लेस करो इक्वेशन 1 से। कैम्बियम इज इक्वल टू मेरिस्टेम। किसकी स्टेम? मेरिस्टेम। ठीक, याद रहेगा। गुड। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम they possess the ability to form secondary xylem and secondary phloem। इनमें कैम्बियम होती है, मेरिस्टेम होती है, विभज्योतक होता है, जिसमें ये क्षमता होती है कि वो बाद में जाके वेस्कुलर टिश्यू और बना पाए जरूरत पड़ने पे। जिन क्या कहते हैं? बाद में बन रहे हैं तो हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक फ्लोएम। आया समझ में? बाद में बन रहे हैं तो, और वो बनाने की क्षमता कहां से आती है? कैम्बियम से। कैम्बियम कौन है एक्चुअल में? मेरिस्टेम। मेरिस्टेम कौन है? जिसको डिवाइड करना आता है तभी तो बनाएगा, जिसको नहीं आता काहे बनाएगा बे? राइट, वो वाली बात है। तो इनको अपन क्या बोलते हैं? ओपन वेस्कुलर बंडल। पहले ही बता दिया। ठीक है। उसके बाद इन द मोनोकॉट, जैसे कि गेहूं की फैमिली, द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम। इनमें कोई कैम्बियम नहीं रहे। ये रहा मोनोकॉट स्टेम, ये रहा उसका जाइलम, ये रहा फ्लोएम, ये रहा। इसके बीच में कोई कैम्बियम दिखाई गई आपको? नहीं। डाइकोट होता तो नीचे डायग्राम है डाइकोट का, यहाँ बीच में कैम्बियम दिखेगी आपको, गैप है, तो उसको अपन बोलते हैं ओपन। लेकिन ये नहीं है तो आप क्या बोलोगे? क्लोज्ड। साथ साथ हैं जाइलम फ्लोएम, एक साथ हैं तो कौन? जॉइंट, जॉइंट टुगेदर। कोलैटरल, साइड बाय साइड है, एक साथ हैं, लेकिन कैम्बियम नहीं है तो क्या बोलोगे? क्लोज्ड। ठीक है। और जहां है वहां ओपन। डाइकॉट में ओपन, मोनोकॉट में क्लोज्ड, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। Hence they do not form secondary tissues, है ना? That's why they are closed. When xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner, alternatively हैं, different radius पे, यानी ये रहा, ये xylem, ये phloem, ये xylem, ये phloem, xylem, राइट। अगर मैं यहां से रेडियस बनाऊं, ये रेडियस, तो इस पे सिर्फ जाइलम है, और ये रेडियस इस पे सिर्फ फ्लोएम है। तो क्या अलग अलग त्रिज्या पे, रेडियस पे जाइलम फ्लोएम है? इस अरेंजमेंट को त्रिज्यीय अरेंजमेंट या रेडियल अरेंजमेंट कहते हैं। समझ में आया? एक ही त्रिज्या पे होते, एक साथ होते, तो ये वाला है कॉन्जॉइंट कोलैटरल। ओपन या क्लोज वो कौन डिसाइड करता है? कैम्बियम। बात समझ में आ गई? ऑल क्लियर? तो इसको अपन बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। कॉन्जॉइंट कोलेटरल वाला अरेंजमेंट कहां होता है? स्टेम में। ठीक है। और रेडियल अरेंजमेंट कहां होता है? रूट में। आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट, सिंपल। ठीक है। तो ये वाला रूट में था, ये देखो एक कैम्बियम आ गई बीच में, फ्लोएम और जाइलम के बीच में कौन आ गई? ये कैम्बियम। तो इसको अपन ओपन, और इसमें नहीं तो क्या बोलेंगे? क्लोज। लेकिन दोनों साथ साथ हैं, एक ही त्रिज्या पे हैं, तो अपन बोलेंगे कॉन्जॉइंट कोलैटरल। आर वी गुड? दोनों अलग अलग रेडियस पे हैं तो रेडियल, रेडियल, आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। ठीक है। मुलेठी खाओ, ग्लाइसिराइजा ग्लैब्रा फैबेसी, मेडिसिनल प्लांट, बाबा रामदेव जिंदाबाद। ठीक है। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड
लीफ। तो कॉन्जॉइंट कोलेट्रल वाले कहाँ होते हैं? स्टेम और लीफ में। और रेडियल वाले कहाँ होते हैं? रूट में। सिंपल। ठीक। कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड। जनरली आप देखोगे तो ये जाइलम अंदर की तरफ है और फ्लोएम बाहर की तरफ है जनरली। कभी कभी गड़बड़ होता है लेकिन जनरली। ठीक है, कोई दिक्कत? बस यहां पे आपका वीटीएस खत्म हो जाता है और अब आता है एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट। अच्छा, आपने पूरा टिश्यू सिस्टम निपटा दिया। ऑसम, यहीं पे एंड करते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया सब कुछ? परफेक्ट, बाय बाय।